जय हिंद। मैं सुनील कुमार गुप्ता, राजकीय शिक्षक, क्लास 11 विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, क्लास 11 विषय मैथमेटिक्स, चैप्टर का नाम था रिलेशन एंड फंक्शन। के अंतर्गत हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ लिए थे, उससे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स और प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। उसके बाद फंक्शन स्टार्ट किए थे, फंक्शन पढ़े थे, फंक्शन के बारे में डिटेल्स में पढ़े थे, टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े थे। फंक्शन के प्रकार में हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। आज उसके आगे फंक्शन से ही यानी फंक्शन के प्रकार को ही पढ़ेंगे, जिसमें आज हमको वीडियो लेक्चर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। पहले तो पढ़ेंगे हम लोग बहुपद फलन या बहुपदी फलन, उसके बाद परिमेय फलन के बारे में जानेंगे, मापांक फलन, मापांक फलन मतलब मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। फिर उसके बाद सिग्नम फलन, सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे। फिर अलजेब्रा फंक्शन करेंगे, इससे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहले पढ़ेंगे बहुपदी फलन या बहुपद फलन। कोई फलन f R को बहुपदी फलन कहेंगे, बहुपदी फलन कहेंगे यदि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, मतलब डोमेन के सभी अवयव के लिए f(x) बराबर हो जाए a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस an xn, जहां an नॉट इक्वल टू 0 हो, an बिलोंगिंग टू R हो, और n जो है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक या इसी को कहते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। n जो हो, n धनात्मक पूर्णांक या इसी को कहते हैं या ऋणोत्तर पूर्णांक। इतना शर्त पूरा होना चाहिए तो कोई फंक्शन f(x) को हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। an बिलोंगिंग टू R का मतलब a1 a2 एंड सो ऑन an बिलोंगिंग टू R, यानी सारे a1 के सारे an का मतलब a1 a2 an सब R में होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। और an मतलब an 0 नहीं होना चाहिए, और यह जो पावर है मतलब जो अचर पद का जो पावर है वो धनात्मक पूर्णांक या ऋणोत्तर पूर्णांक होने चाहिए। तब इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बहुपदी फलन कहेंगे। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, एग्जांपल ले लें f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्या है ये? बहुपदी फलन है। क्यों? क्योंकि इसका पावर मतलब चर का पावर क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और कोफिशिएंट मतलब चर मतलब x के कोफिशिएंट 3 है, यहाँ 1 है। ये क्या है? वास्तविक संख्या होना चाहिए। देखिए अगर हम कह दें कोई फंक्शन g(x) ले लें, कह देंगे कि √3x स्क्वायर प्लस 2x के पावर √2 प्लस 5, तो क्या ये बहुपदी फलन होगा? नहीं, क्योंकि x के पावर √2 है। √2 क्या है? परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। जबकि पावर x के पावर को हम लोग क्या कहना चाहिए? क्या होना चाहिए? ऋणोत्तर पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये बहुपदी फलन नहीं है। और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। f(x) एक और ले लीजिए, f(x) बराबर x पे 3/2 प्लस √3x प्लस 5, ये भी
बहुपदी फलन नहीं है, क्योंकि यक्स का पावर 3/2 परिमेय संख्या है, होना क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, और क्लास 9th में आप इसको अच्छे से पढ़े भी होंगे। ठीक, उसको फलन के रूप में नहीं पढ़े थे, बस हम पढ़े थे बहुपद, बहुपद बस कह दिए थे उसको। तो ये होता है बहुपद फलन या बहुपदी फलन। अब इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 13, देखो क्या दिया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, दिख रहा है ना, देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एक्स बिलोंगिंग टू आर द्वारा यह परिभाषित है, यानी कि एफ आर टू आर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। ठीक, परिभाषित है, तो इस फलन का प्रांत ज्ञात करना है तथा परिसर ज्ञात करना है, यानी कि डोमेन ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, रेंज, ये दोनों चीज ज्ञात करना है। अब फिर उसके बाद ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक, तो पहले डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ जो होगा पूरा आर होगा, क्योंकि जो भी आर लेंगे उसके लिए एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे देखिए क्या होता है इसका, अगर यहाँ आर है, आर यहां से आर की चाहे जो भी वैल्यू ले लीजिए, अगर -1 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अगर 1 ले लेंगे तो भी क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, मतलब यही मिल जाएगा। यानी यहाँ के कोई भी अवयव खाली नहीं होंगे, सारे अवयव के लिए यहाँ पे एक एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। यानी अगर हम ले लें यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, √2 ले लीजिए, √2 ले लीजिए, √2 ले लीजिए, तो √2 के लिए यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, √2 बराबर √2 का स्क्वायर बराबर 2, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, इसमें 2 से रिलेट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सारे आर के लिए यहाँ पर एफ एक्स मिल जाएगा, कुछ भी ले लीजिए, √3 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, √3 यहाँ है तो √3 इसमें करेंगे तो √3 के स्क्वायर यानी 3 इसमें है, आर में 3 मिलेगा ना, यानी कि यहाँ पे क्या है, 3 है। यानी कि सारे डोमेन, यानी कि आर के सभी वैल्यू के लिए यहाँ पे को डोमेन में एक वैल्यू मिलेगा। तो डोमेन यानी कि क्या ले सकते हैं हम लोग, डोमेन में पूरा आर ले सकते हैं। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें, रेंज का मतलब कि सारे आर के लिए फंक्शन क्या दे रहा है, तो फंक्शन क्या दे रहा है, खाली पॉजिटिव नंबर दे रहा है, चाहे प्लस लीजिए चाहे माइनस लीजिए, आर में कुछ भी ले लीजिए, एक्स चाहे प्लस आर क्या होता है, आर तो पूरा आर -∞ टू ∞ होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, जीरो भी होता है, चाहे जो आर ले लीजिए वो यहाँ पे केवल उसका स्क्वायर करके देगा, यानी कि धनात्मक संख्या मिलेगा। ठीक, तो रेंज में क्या क्या आएगी, रेंज में एक तो 0 आ जाएगा, अगर यहाँ से 0 ले लेंगे तो एफ 0 बराबर 0 ले लेंगे। देखो रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। रेंज का मतलब परिसर का मतलब न्यूनतम वैल्यू क्या है, अधिकतम वैल्यू क्या है। तो इस आर के लिए न्यूनतम वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, आर के किस वैल्यू के लिए, यहाँ एफ एक्स लगाए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर न्यूनतम मिलेगा, आर बराबर 0 ले लेंगे तो यहाँ 0 दे देगा, और कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो 0 से बड़ा ही दे देगा। समझ में आया ना जी। देखो रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है, रेंज का मतलब ये होता है, रेंज का मतलब ये होता है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, मतलब सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान। तो सबसे छोटा मान किस आर के लिए, एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर छोटा मान देगा, आर बराबर 0 ले लोगे
तो 0 दे देगा। इसके अलावा r का कोई भी मान ले लीजिए और इसमें फंक्शन करिए तो वो 0 से बड़ा ही देगा, यानी सबसे छोटे वैल्यू को इधर लिखेंगे। ठीक, तो इसको ध्यान देना। और सबसे बड़ा क्या मिल सकता है? सबसे छोटा तो ये मिलेगा, और सबसे बड़ा क्या मिल सकता है? सबसे बड़ा तो रेंज में एफ में कौन सा वैल्यू मिलेगी? सब पॉजिटिव मिलेंगे। एफ में तो सभी पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगे ना, जो कि रेंज का मतलब एफ, रेंज का मतलब एफ का मतलब एक्स स्क्वायर। कोई भी आर के लिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा ना, तो यहाँ पे अधिकतम क्या हो सकता है? इंफिनिटी। यहाँ पे सारे इंफिनिटी, सारे नंबर मिलेंगे 0 के बाद। कुछ भी ले लो, √3 ले लोगे तो यहाँ 3 दे देगा, माइनस कुछ भी कोई भी वैल्यू ले लो, बस वो पॉजिटिव देगा। बस वो देगा क्या? पॉजिटिव दे देगा। मान लो ले लेते 0.000 -1, इसका भी अगर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कोई नंबर ही तो देगा ना, बस ये पॉजिटिव देगा बस। यानी कि 0 के बाद इंफिनिटी तक कुछ भी दे सकता है। अगर इसको हम इंटरवल में ऐसे लिखें समुच्चय निर्माण विधि से, तो x बिलोंगिंग टू R सच दैट x का मान ऐसे ही लिखोगे ना, इसको ऐसे ही लिखोगे ना, ये रेंज हो गया। अब इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं। क्लियर है? डोमेन और रेंज क्लियर है? अब देखो इसका ग्राफ। देखो ग्राफ में बहुत सारे पॉइंट्स लेते हैं। या 0 के लिए 0 मिलेगा, 1 के लिए 1 मिलेगा। ये क्या है? एफ बराबर एक्स स्क्वायर। 2 के लिए क्या मिलेगा? 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए 16, इसके लिए 1, इसके लिए 4, इसके लिए 9, इसके लिए 16। ठीक, अब देखो 0 पे देखो 0 यहां मिलेगा। ठीक, 1 पे यहाँ 1 है तो 1 के सापेक्ष यहां मिलेगा, 1 पॉइंट यहां मिल जाएगा। 2 पे क्या मिलेगा? 4, 2 पे 1 पॉइंट यहां मिलेगा। इसी तरह -2 के लिए 1 पॉइंट यहां मिलेगा। अब यही सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं हम लोग? अब इसी तरह अगर हम ले लें 4 ले लेंगे तो 4 के लिए क्या मिलेगा? 16। 4 के लिए यहाँ पे करोगे तो लगभग बहुत ऊपर जाएगा, यहाँ पे कहीं किधर भी मिलेगा। 3 पे ले लो, यहाँ 3 रहेगा ना, 3 के लिए यहाँ मिलेगा, ये क्या होगा? 3, 9। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा? -3, 9। यहाँ पे इसके लिए ये पॉइंट की बात करें। अब इस सारे पॉइंट्स को मिला दो तो क्या बनेगा? एक ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ का संरचना को क्या कहते हैं हम लोग? परवलय। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी दिया है f(x) बराबर x3। R2R इस प्रकार से है कि f(x) बराबर x3। इसका फिर से वही ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? x लेते हैं और y लेते हैं। y का मतलब f(x), यही नहीं करते हैं। अब मान लीजिए 0 ले लेते हैं। x बराबर 0 लेंगे तो f(x) क्या देगा? 0। 1 लेंगे तो क्या देगा? 1। 2 लोगे तो क्या देगा? 8। 3 लोगे तो क्या देगा? 27। 3 लोगे तो यहाँ 27 देगा ना। या -1 तो यहाँ क्या देगा? -1, -2, -8, -3, -27। इस तरह और भी पॉइंट ले सकते हैं। अब इतने पॉइंट से आप ग्राफ बनाइए। देखो 0 पे 0 यहाँ, ठीक। अगर 1 ले लोगे तो 1 कहाँ होगा? यहाँ पे ना। x पे 1 यहाँ मिलेगा, x पे 1 लोगे तो y पे भी 1 लोगे
तो वाई अक्ष पे एक यहाँ होगा, तो दोनों का कटान बिंदु यही होगा ना, ये सब आना चाहिए ना। फिर यक्स पर -2 लो, यक्स पे -1 लो, तो -1 यहाँ होगा, तो -1 के सापेक्ष वाई पे -1 मिलेगा, यानी माइनस यहाँ पे मिलेगा, तो दोनों का कटान बिंदु यहाँ मिलेगा। ठीक, अब इसी तरह 2 लो, यक्स पे 2 लो, तो वाई पे क्या मिलेगा 8, ये यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। इसी तरह -2 लो, तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। अब इस सारे पॉइंट्स को मिला दो, ये ग्राफ बना। ठीक, तो ये क्या, fx बराबर x, ये है क्या, पॉलिनोमियल है। ठीक, हम अभी पॉलिनोमियल पढ़े हैं ना, पॉलिनोमियल है, 3 घात का पॉलिनोमियल है। ठीक, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 क्या है, वास्तविक संख्या है, इसका x का घात क्या है, 3 है, पॉजिटिव पूर्णांक है, तो पॉलिनोमियल है ना। एक पद वाला पॉलिनोमियल है, 3 घात वाला पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के भी नाम होता है, क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, इसका ग्राफ ऐसे पड़ेगा। अब इसके डोमेन की बात करेंगे, डोमेन ऑफ एफ, इसमें भी तो पूरा आर ले सकते हो, यक्स सब कुछ ले सकते हो, कोई भी यक्स लोगे, डोमेन का मतलब यक्स मतलब आर से कोई भी यक्स लोगे, सबके लिए एफ मिल जाएगा ना। ठीक, तो डोमेन में पूरा आर आ जाएगा, लेकिन को डोमेन में, अरे सॉरी रेंज में क्या आएगा, रेंज में अगर इसके रेंज की बात करोगे तो रेंज में यक्स क्यू टाइप के एलिमेंट आएंगे, सच दैट यक्स बिलोंगिंग टू आर। रेंज में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, जो यक्स है, यक्स अगर आर से डोमेन से लिए हो तो उसका यक्स क्यू करने को मिलेगा। समझ में आ गया, कुछ भी ले लो, क्लियर है, रेंज हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखो परिमेय फलन क्या होता है, परिमेय फलन fx बटे के जीएस प्रकार के फलन को परिमेय फलन कहते हैं, परिमेय फलन कहते हैं। लेकिन बट जहां f तथा g अपने डोमेन में, अपने प्रांत में परिभाषित हो, fx gx प्रकार के फलन को परिमेय फलन करते हैं, जहां पे f जो है g है अपने प्रांत में परिभाषित होना चाहिए। परिभाषित होना चाहिए मतलब f r to r तथा g भी r to r होना चाहिए, मतलब फंक्शन परिभाषित होना चाहिए। समझ में आया, f तथा g अपने प्रांत में परिभाषित होने चाहिए, यानी कि f r to r g r to r डिफाइंड होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए, तथा और क्या होना चाहिए, gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। fx बटे जीएस टाइप के फंक्शन को हम लोग परिमेय फलन कहेंगे, लेकिन पहले ये बताएंगे कि f और g क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। किसमें, अपने डोमेन में, यानी कि उसके डोमेन में जो भी वैल्यू आए उसके लिए हमको उसका मान मिलना चाहिए, fx मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने डोमेन में, मतलब इसके डोमेन, f के डोमेन में कोई वैल्यू ले तो यहाँ पर मिले ही नहीं, मतलब को डोमेन में मिले ही नहीं, यानी कि अपने प्रत्येक डोमेन के लिए f क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होने का मतलब होता चाहिए कि अपने डोमेन के प्रत्येक वैल्यू के लिए f मिलना चाहिए, यहाँ पे मिलना चाहिए को डोमेन में। डिफाइंड का मतलब ये होता है, जैसे आगे बताएंगे कि कुछ फंक्शन ऐसे भी हैं जो अपने डोमेन में परिभाषित नहीं होते हैं, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है, परिमेय फलन है। ठीक है, अब देखो आगे, देखो एक वास्तविक मान फलन f r माइनस 0 है, ये क्या है, r माइनस 0 टू r में इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर 1/x, यानी ये क्या दिया है, f r माइनस 0 टू r में fx बराबर 1/x। अब बताओ यहाँ r में से 0 हटा के डोमेन इसका,
अगर जीरो रहता तो क्या हो जाता, ये फलन ही परिभाषित न होता, इनडिफिनाइट। जो अगर ये को हम लिख देते हैं एफ आर टू आर, तो बताओ आर टू आर लेते तो आर में जीरो भी तो है, अगर हम एफ जीरो निकालते तो ये क्या देता, 1/0। इंफिनिटी, इंफिनिटी का यहाँ पे है, यानी कि जीरो के लिए भाई यहाँ पे कुछ होना चाहिए ना, ये जीरो इंफिनिटी पे जा रहा है, इंफिनिटी इसमें है ही नहीं, यानी कि जीरो वाला एक इसका अगर आर लिखते और इस पे ये फलन डिफाइन करते तो इसका जीरो जो एलिमेंट है, जीरो जो अवयव है, उसके लिए कोई कोडोमेन में अवयव मिलता ही नहीं। देख लो इसको, अगर मान लो, फिर से बता, ये एफ आर टू आर ये इस प्रकार से डिफाइन, इसको भूल जाओ, इस प्रकार से डिफाइंड है, तो ये पहले तो फंक्शन होना चाहिए, तो फंक्शन चेक करो, अगर यहां से जीरो ले लो, यहां से जीरो ले लो, इसमें जीरो भी तो है, तो जीरो के लिए फंक्शन कहां जाना चाहिए, इंफिनिटी में। क्या इंफिनिटी इसमें है, चूंकि यहाँ आर है, आर होता क्या है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी नहीं होता है, तो जीरो इंफिनिटी पे जा रहा है, लेकिन इंफिनिटी यहाँ है ही नहीं, यानी कि जीरो वाला बेचारा खाली रह जा रहा है, जबकि फंक्शन की परिभाषा में क्या होना चाहिए, यहाँ का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो इस डोमेन पे ये एफ डिफाइंड नहीं है, यानी कि एफ अगर इसको डिफाइंड करना है तो पहले तो आर में से जीरो हटा दोगे, ठीक। अब कोई भी वैल्यू ले लो, आर में से जीरो हटाने के बाद कोई भी वैल्यू ले, सबके लिए एफ एक मान दे देगा ना, तो ये डिफाइंड अब होगा, ठीक। इसको समझना जरूरी था। अब देखो, अब देखो यक्स एफ एक्स यहाँ एक है, तो 1/x तो एक ही मिलेगा, यहाँ तो एक ही मिलेगा ना, 1.5, यहाँ पे फिर से क्या मिलेगा, -0.5, ये मिलेगा ना। अब इतने वैल्यू लेकर ग्राफ खींच दो, तो ग्राफ खींचो, देखो जीरो पे कुछ भी नहीं मिल रहा, जीरो है ही नहीं, ठीक। एक पे देखो, एक यहाँ है, एक पे एक मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ मिल रहा है ना, एक पर कुछ अंदाज से ग्राफ बना है, एक पे एक मिलेगा यहाँ पे, ठीक। और कहने का मतलब ये है कि देखो, इसको ध्यान से देखो, यक्स जब बढ़ रहा है, देखो यहाँ 0.25 है, 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, ठीक। यक्स का मान ऐसे बढ़ रहा है, तो वाई किधर जा रहा है, देखो वाई घट रहा है, वाई देखो 4 है, 2 है, 1 है, 0.67, 0.5, और यहाँ 3 करोगे तो और ये घटेगा, मतलब यक्स का मान अगर हम बढ़ते हुए जाए, इंफिनिटी पर जाए, यक्स का मान इंफिनिटी की ओर जाए, यक्स अगर इंफिनिटी की ओर जाए, तो एफ मतलब y बराबर एफ बराबर 1/x, ये कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ। तो देखो यक्स देखो क्या है, एक बढ़ते हुए ऐसे जा रहा है ना, यक्स ऐसे बढ़ता है ना, यक्स ऐसे बढ़ रहा है, y जीरो की तरफ जाएगा, y जीरो मानी यक्स अक्ष पे, y जीरो कहाँ होता है, यक्स अक्ष पे ना, तो देखो कहीं पे यक्स अक्ष की तरफ जा रहा है ना, ये जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो y बराबर जीरो कहाँ मिलता है, यक्स अक्ष पे तो मिलता है, यानी यक्स अक्ष को टच करने की कोशिश कर रहा है, समझ में आ गया। इसी प्रकार से इधर देखो -1, ये जैसे जैसे यक्स इधर बढ़ रहा है, ठीक, तो y भी किधर जा रहा है, y -0.5 और घटता है, जीरो की तरफ जाएगा, देखो यहां भी वही है, देखो ये कहीं ना कहीं टच करेगा जीरो पर, अगर ये इंफिनिटी के माइनस इंफिनिटी की ओर नहीं जाएगा तो ये भी जीरो की तरफ नहीं जाएगा, समझ में आ गया। ये कभी
यक्स कभी माइनस इंफिनिटी की ओर टेंड करेगा, कभी जाएगा नहीं। तो जब ये टेंड करेगा तो y बराबर एफ एक्स, ये भी किधर टेंड करेगा, जीरो की तरफ। देखो जीरो की तरफ, तक y बराबर जीरो की तरफ, y बराबर जीरो मतलब यक्स पे जीरो, y जीरो कहाँ मिलेगा, यक्स सच पे ही नहीं मिलेगा। तो देखो ये कहाँ जा रहा है, यक्स सच पे जा रहा है, लेकिन कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ये भी तो कहीं नहीं जाएगा, इंफिनिटी पे नहीं जाएगा। समझ में आ गया। अब इसी तरह इधर वाला भी सोच सकते हैं, समझ में आ गया। इधर वाला कैसे सोचोगे, इसको उल्टा करके। अभी ये वाला समझाए हो, ये वाला समझे, ठीक। अब इसी को, ये कब था, जब y बराबर एफ एक्स बराबर 1/x था। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, x बराबर 1/y। तो x बराबर 1/y करोगे तो y को बढ़ाओ, देखो y को बढ़ाओ तो x कहाँ मिलेगा, देखो अब y बढ़ रहा है, देखो y ऊपर जा रहा है ना, तो y बढ़ रहा है तो x जीरो की तरफ। जब y इंफिनिटी की ओर जाएगा तो x कहाँ जाएगा, तो देखो y इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना, जा रहा है ना इंफिनिटी की तरफ, ऊपर बढ़ रहा है। यक्स जीरो की तरफ जाएगा, यक्स जीरो की तरफ जाएगा मतलब वाई एच की तरफ जाएगा, क्योंकि यक्स जीरो कहाँ मिलता है, वाई एच पे ना। तो देखो वही तो है, समझ में आ गया, ये इसको समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये वाला भी समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मापांक फलन, मॉडुलस मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर जगह हमेशा, अगर मैथमेटिक्स तुम पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स में करियर बना रहे हो, तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा यूज होगा, ठीक। मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, मॉडुलस फंक्शन या इसी को एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं, कहीं कहीं हम लोग इसको एब्सोल्यूट स्पेलिंग ऑफ एब्सोल्यूट स्पेलिंग, एब्सोल्यूट फंक्शन ABSOLUT, एब्सोल्यूट फंक्शन, स्पेलिंग देख लेना। निरपेक्ष फलन, ठीक, इसी को हम हिंदी में लिखेंगे अगर मापांक फलन, मापांक फलन या निरपेक्ष फलन या मान, कुछ भी। फलन मतलब वो मान ही देता है, निरपेक्ष मान। फलन जब लगा देते हो तो क्या देता है, वैल्यू देता है, समझ में आ गया, तो वो मान ही कहो। तो ये होता क्या है, देखो कोई फंक्शन FR2R, मतलब ये क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक। कोई रियल वैल्यूड फंक्शन FR2R को हम लोग मॉडुलस फंक्शन कब कहेंगे, जब कोई फंक्शन FR2R इस प्रकार से डिफाइन, फॉर x सभी डोमेन के अवयव के लिए अगर fx बराबर mod x, ठीक, तो मॉडुलस ऑफ x, ये होता क्या है, mod x बराबर क्या होता क्या है, x होगा जब x इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, ये माइनस x होगा कब, जब x इज लेस देन 0। ध्यान से देखो, कोई फंक्शन FR2R मतलब वास्तविक मान फलन, कोई वास्तविक मान फलन डोमेन के सभी अवयव के लिए fx बराबर mod x दे, मॉडुलस ऑफ x दे। अब मॉडुलस ऑफ x का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, देखो अगर x 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा मतलब कोई पॉजिटिव संख्या तो पॉजिटिव संख्या ही देगा, 0 है तो 0 देगा, x बराबर 0 रखोगे तो 0 दे देगा। लेकिन अगर x 0 से छोटा है मतलब निगेटिव संख्या, तो x निगेटिव है, ये निगेटिव इसके साथ लगाओगे तब ना पॉजिटिव बनेगा। देखो x निगेटिव है, x बराबर मान लो -3 है, तो यहाँ पे -3 लोगे तो फिर पॉजिटिव दे दिया ना। यानी कि मॉडुलस क्या दे रहा है, हर हालत में चाहे पॉजिटिव संख्या हो चाहे निगेटिव संख्या हो, उसको पॉजिटिव ही देगा। समझ में आ गया, मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है धनात्मक संख्या। क्लियर हो गया। ये क्या है, ये माइनस क्यों लगाए, क्योंकि ये जो हर हालत में क्या देता है, पॉजिटिव देता है। तो यहाँ x को क्या कह रहा है, निगेटिव, तो यहाँ माइनस लगाएंगे तब ही पॉजिटिव देगा। समझ में आया, ये ज्यादा समझना, कंफ्यूजन इसको, ये माइनस x टोटल का कैसा संख्या है,
हम माइनस यक्स लिखें तो ये कैसी संख्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि यक्स क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पे कोई निगेटिव संख्या रहेगी मान लो, तो तभी तो पॉजिटिव तो दे देगा। क्लियर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मॉडुलस फंक्शन मतलब मापांक फलन ओवरऑल डोमेन के वैल्यू को किसमें बदल देता है, धनात्मक में। बस इतना जानो। तो कोई फंक्शन एफ आर टू आर रियल वैल्यू वास्तविक मान फलन एफ आर टू आर मापांक फलन निरपेक्ष फलन कहलाएगा यदि डोमेन के सभी वैल्यू के लिए फंक्शन जो है मॉडुलस ऑफ यक्स दे दे। मॉडुलस ऑफ यक्स इसको पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ यक्स, यक्स का मापांक। समझ में आ गया। और इसको इस प्रकार से परिभाषित कर दे, मॉड यक्स मतलब होता है यक्स अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा, जीरो है तो जीरो दे देगा। लेकिन अगर यक्स कह दिया निगेटिव है तो चूंकि लगा है ये वाला साइन, मॉडुलस वाला साइन लगा है, तो ये इसको हर हालत में पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये निगेटिव कर रहा है तो इसको पॉजिटिव कब होगा, जब माइनस का गुणा करेंगे तब ना। समझ में आ गया। तो इसको कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं देखो 3 है तो 3 बराबर 3 ही होगा, 0 है तो 0 होगा, लेकिन यहाँ -3 है तो भी 3 होगा। समझ में आ गया। कहने का देखो यहाँ पे -3 रखोगे यानी यक्स बराबर क्या है, निगेटिव है, तो मॉडुलस कर दोगे तो यहाँ पॉजिटिव बनना चाहिए। तो पॉजिटिव बनने के लिए माइनस का गुणा करना पड़ेगा। अब ग्राफ, अगर इसका ग्राफ खींचे तो, अगर मॉडुलस फंक्शन का हमको ग्राफ खींचना हो तो ग्राफ खींचेंगे, फिर डोमेन मॉडुलस फंक्शन ज्ञात करेंगे और रेंज ज्ञात करेंगे। तो ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ग्राफ देखो x बराबर 0 है, x बराबर 0 है तो y बराबर 0। देखो ये क्या है, y है, ये क्या है, y है। x बराबर 0 रखोगे तो ये 0 दे देगा। ठीक। अब x बराबर पॉजिटिव रख दो, 1 रख दो, तो y भी तो 1 देगा। कहाँ देगा, यही ना देगा। ये दोनों कटन बिंदु क्या है, यही ना। x बराबर 2 रख दो, मान लो ये है, तो fx क्या देगा, ये 2 है 1, ये दोनों कटन बिंदु क्या होगा, यहाँ ना लगभग। अब इसको मिला दो। ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसे ही नहीं बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं। अब देखो नेगेटिव यक्स 0 से छोटा है तो पहले -1 ले लो, -1 ले लो। तो -1 के लिए यहाँ पे क्या मिलेगा, +1। तो +1 मतलब ऊपर है ना, तो यहाँ पे -1, तो ये -1 रखोगे तो -1 ये माइनस का साइड +1 दे देगा ना, तो y क्या मिलेगा, +1। तो y कहाँ मिलेगा, यहीं पर मिलेगा कुछ कहीं पे, दोनों कटान बिंदु। क्लियर है। अब -2 ले लो, x बराबर -2 ले लोगे तो यहाँ -2 लिखोगे, -2 गुणा करोगे +2, तो y क्या मिलेगा, +2, यानी कुछ यहाँ मिलेगा यहाँ पे ना। अब इसको ऐसे मिला दो, ग्राफ बन गया। ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। बहुत सारे पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट लेके ना। ये क्या है, ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। क्लियर। अब देखो डोमेन, डोमेन ऑफ एफ का डोमेन मतलब कि यहाँ के सभी वैल्यू जिसके लिए एफ परिभाषित हो, यहाँ चाहे आर में चाहे जो भी आर ले लो, सबके लिए यहाँ पे एफ मिल जाएगा ना, पॉजिटिव मिलेगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा आर हो जाएगा। डोमेन ध्यान से समझ लो, डोमेन मतलब यही वाला वैल्यू होता है, लेकिन ये डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड का मतलब ये डोमेन के सभी अवयव के लिए को डोमेन में, मतलब इधर एक अवयव कनेक्ट होना चाहिए।
बताओ कोई भी ऐसा वे ले लो जिसके लिए एफ एक्स ना मिले, लेके देख लो। कोई भी आर ले लो, कोई भी आर ले लो, -0, -0.1, √2, -√2, सबके लिए यहाँ पर मिल जाएगा। तो पूरा आर ले सकते हो ना डोमेन में। अब रेंज बताओ, रेंज देखो, जीरो, रेंज का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा मान सबसे बड़ा। रेंज परिसर, परिसर का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान। तो अब बताओ डोमेन के किस वैल्यू के लिए सबसे छोटा मान मिलेगा? क्योंकि इसमें पॉजिटिव मिलेगा, सब पॉजिटिव मिलेगा रेंज में। रेंज का मतलब एफ एक्स में सब पॉजिटिव मिल रहा है, मिल रहा है ना, सब पॉजिटिव मिल रहा है, जीरो भी मिल रहा है। तो सब पॉजिटिव में सबसे छोटा क्या होता है? जीरो। तो अगर रेंज में अगर सबसे छोटा लिखोगे तो इधर लिखोगे बाएं साइड, जीरो रहेगा ना। अब बताओ, अब यहां इन्फिनिट कुछ भी जा सकते हो, पॉजिटिव तो बहुत कुछ मिलेगा ना। √2 लोगे, -√2 लोगे तो फिर √2 ही मिलेगा। मतलब अब पॉजिटिव में चाहे, हालांकि इसमें जो भी रियल डोमेन का मतलब इसके सभी वैल्यू के लिए यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रहा है। देखो यहाँ पर आर के सभी चाहे जो भी वैल्यू ले लो तो एफ एक्स पॉजिटिव ही तो दे रहा है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। तो रेंज ये हो जाएगा, समझ में आएगा? तो ये सब इंपॉर्टेंट, यही सब पूछता है, यही समझ में आना चाहिए। ठीक, पूरे फंक्शन पढ़ लेते कोई डोमेन रेंज निकाल नहीं पाता। तो कम से कम एनसीईआरटी के बुक्स में जितने भी डोमेन रेंज के क्वेश्चन वो तो हम कम से कम समझ लें। इतना समझ लोगे इतना से काम चल जाएगा। अभी काम चलाने का मतलब ये है कि सीयूईटी का एग्जाम हम बता रहे हैं, हम पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा ले रहे हैं, फिजिक्स पूरा पढ़ा ले रहे हैं, तुमको अलग से कुछ भी तैयारी नहीं करना है। सारा चैप्टर खत्म करने के बाद उसके लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे, उसको समझ के कर लेना। सीयूटी के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, वो इसी से आएगा। तुमको अलग ये मत सोचो कि हम अलग से सीयूटी की तैयारी करोगे। अलग से सीयूटी की तैयारी करने का मतलब समझ रहे हो? तुम क्लास 12 को अच्छे से पढ़े नहीं, और जब क्लास 12 को अच्छे से नहीं पढ़े तो 1-2 महीना में सीयूटी की तुम्हारी तैयारी करा देगा, वो बेवकूफ बनाएगा, तुमसे पैसा ले लेगा, 10-5 हजार रुपया ले लेगा, कहेगा वो सीयूटी की तैयारी करा है। 2 साल में नहीं पढ़ पाए तो 2 महीना में सीयूटी की कोई तैयारी करा देगा? बच्चे बेवकूफ, या तो लड़के पढ़े हैं बढ़िया से तो 2 महीना उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, दिमाग तरोताजा हो जाएगा। और जो नहीं पढ़ा है सीयूटी के एग्जाम पैसा फेंक के नहीं पास कर सकते। इसलिए जितना हम करा रहे यही करके आओ, गारंटी के साथ ले रहे, गणित के सारे क्वेश्चन करके आओगे, यही सब क्वेश्चन आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन। चलो हम लोग पढ़ते हैं आगे। मॉडुलस फंक्शन समझ में आ गया। अब देखो सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन इसको कहते हैं। अच्छा इंग्लिश में कहते हैं चिन्ह फलन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? देखो कोई भी फंक्शन एफ आर टू आर, देखो आर टू आर का मतलब कह रहे हैं रियल वैल्यू फंक्शन, वास्तविक मान फलन। आर से आर, आर आर का सबसेट है और ये भी सबसेट ही है, तो ये क्या है? रियल वैल्यू फंक्शन। यहाँ यहीं पे लिखो एनी कोई रियल वैल्यू फंक्शन, कोई वास्तविक मान फलन एफ आर टू आर इस प्रकार परिभाषित हो कि देखो फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर मतलब डोमेन के सभी अवयव के लिए एफ एक्स क्या दे दे? 1 दे जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो, 0 दे दे जब एक्स का मान 0 हो, -1 दे दे जब एक्स का मान 0 से छोटा हो। तो ऐसे फलन को हम लोग कहते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक, चिन्ह फलन कहते हैं। यानी कि एक्स पॉजिटिव ले लो तो एक का बस एक पे जाएगा, चाहे एक्स चाहे जो पॉजिटिव ले लो, 1, 2, 3, 1.2, 1.3, 1.00, चाहे जो भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो तो वो एक पे जाएगा, और 0 लोगे तो 0 पे जाएगा, और जो भी निगेटिव वैल्यू लोगे उसको वो कहां पे जाएगा? -1 पे। अभी बताओ वास्तव में है क्या? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर मॉड एक्स बटे की एक्स जब एक्स 0 ना हो, ठीक, और 0 जब एक्स बराबर 0। वास्तव में ये चीज यही लिखा है, वास्तव में ये चीज ये लिखा है। कैसे? देखो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, अगर समझने के लिए हम बता रहे हैं, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दो। देखो कहीं कहीं किताब में ऐसे पूरा लिखा रहता है, कहीं के केवल ऐसे लिखा रहता है।
देखो यक्स जीरो नहीं है तो यक्स जीरो नहीं तो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो जीरो से जब बड़ा ले लो, मान लो 2 है तो ऊपरो 2 नीचो 2, तो क्या आएगा 1। यक्स जीरो से यक्स जीरो नहीं तो यक्स जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा। मान लो जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मान लो 2 ले लो, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो क्या आएगा 1 ही तो आएगा। अब यक्स जीरो नहीं है तो यक्स जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो से छोटा होगा। जीरो से बड़ा ले लिया, जीरो से छोटा ले लो, यक्स जीरो से छोटा ले लो, एक -1 ले लो, तो ऊपर करोगे तो -1, नीचे करोगे तो -1, ऊपर वाला प्लस कर देगा, नीचे वाला माइनस, फिर से क्या आ जाएगा माइनस, तो ओवरऑल क्या आएगा माइनस। समझ में आ गया। तो चाहे जैसे लिखो, ये वाला ठीक लगे तो ये लिखो, ये वाला ठीक लगे तो ये लिखो। समझ में आ गया। तो दोनों एक ही चीज है। पहले तो समझ गए कि ये क्या सिग्नम फंक्शन, ठीक। ये इस फंक्शन को क्या कहें, फंक्शन को पहचान लो। सिग्नम फंक्शन क्या देता है, सिग्नम फंक्शन चाहे जो डोमेन का वैल्यू ले लो, 3 वैल्यू देगा। क्या, या तो 1 देगा या तो 0 देगा, -1 देगा। यानी रेंज, उसका परिसर क्या है, बस ये 3 है। चाहे डोमेन का कुछ भी ले लो, पूरे रियल नंबर ले लो। तो अब यहां पे हम लिख देंगे डोमेन, डोमेन ऑफ एफ। बताओ यहां यक्स जीरो से बड़ा भी ले सकते हो, जीरो से छोटा भी ले सकते हो, जीरो भी ले रहे तो बचा क्या, यानी पूरा रियल नंबर ले सकते। यक्स मतलब डोमेन, यानी पूरा रियल नंबर ले सकते हो ना। तो डोमेन ऑफ एफ आर वही तो होता ही है, यक्स के वैल्यू को ही तो डोमेन कहते हैं। फाराल यक्स बिलोंग, यहां लिख भी दिए फाराल यक्स बिलोंग, तो फाराल यक्स बिलोंग टू यानी पूरा रेंज। बताओ रेंज क्या, कुछ भी ले लो, यही 3 दे रहा है, इसके अलावा कुछ दे रहा है, तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो -1। समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहे हैं। अब तुम लोग देख लो कि इतना अच्छा कर रहे हो ना कि 11 का रिलेशन फंक्शन पढ़ने के बाद तुरंत 12 वाला रिलेशन फंक्शन पढ़ोगे और मजा आएगा पढ़ने। समझ लो कि एकदम रटा जाएगा, एकदम रट जाएगा, एकदम दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। अगर 11 में ही पढ़ लिए होते ना तो 12 वाला फिर पढ़ना पलटना पड़ता। उतना सीरियस तो रहते नहीं हो कि 12 में चल गए तो 11 का फिर से पलट के पढ़ो। हाँ, ये तुम लोगों के लिए प्लस है, कह लो। इसको अब ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ भी बना लो, ग्राफ आसान है इसमें कौन सा। देखो ऊपर 1 कर दो, नीचे -1 कर दो, 0 हो, 0 तो होता ही। अब बताओ यक्स का मान चाहे जो ले लो, वाई का मान एक ही मिलेगा। ठीक, यहां पे ध्यान देना, ऐसे बनेगा ये। चूंकि यक्स बराबर 0 पे 0 यहां मिलेगा ना, जो मिल जाएगा उसको मतलब बोल्ड लाइन से ऐसे खींच देंगे। समझ में आया, जो मिल जाएगा इसको पूरा ऐसे, जो मिल जाएगा मतलब खाली गोला नहीं, पूरा भरा गोला। समझ में आ गया। यक्स बराबर 0 पे 0 यहां मिला है ना, और ये जो इधर क्या है, यक्स का मान बढ़ाते जाओगे, वाई हर जगह क्या मिलेगा, एक मिलेगा। देखो वाई हर जगह एक ही है, और इधर क्या यक्स पॉजिटिव है, ये तीर लगा दिया मतलब बढ़ते जाओ। समझ में क्या, तीर लगा दिया मतलब कहीं भी जा सकते हैं, इधर दाहिने साइड। तो देखो दाहिने साइड यक्स अगर पॉजिटिव मिले तो वाई क्या मिला, हर जगह एक ही तो मिल रहा है। देखो वाई का मान एक ही मिलेगा ना, और 0 पे 0 यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं, यहाँ इसलिए ऐसे खाली बोला, ये नहीं है वाला पॉइंट। समझ में आ गया। तो ध्यान से समझना ग्राफ कैसे समझ। अब देखो यक्स का मान 0 से छोटा है तो इधर जाएगा ना, तो उसके लिए वाई का मान क्या मिल रहा है, -1। तो इसको भी ऐसे बनाओगे माइनस, ठीक। ये कैसे जाओगे, सॉरी,
नहीं बनना है सही, मतलब समझ जाओ, ऐसे जाएगा। ठीक, यहाँ खाली रहेगा क्योंकि ये कौन सा है, यहाँ पे यक्स 0 है, यक्स 0 है तो वाई 0 यहाँ ना मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा नहीं। समझ में आएगा? यहाँ खाली रखना, यहाँ कोई भी पॉइंट नहीं। ये यक्स बराबर 0 के लिए वाई बराबर 0, तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ये होगा। समझ में आ गया? समझ में? ग्राफ इसका मतलब कि समझ गए होगे अब। आगे बढ़े, डोमेन और रेंज भी हो गया, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ भी हो गया। इसको अगर ना समझ में आए तो यक्स का 0 से बड़ा मान ले लो, यक्स बराबर 1 लो, यक्स बराबर 2 लो, यक्स बराबर 3 लो, अब y बराबर 1, y बराबर 1, y बराबर 1 करते रहो, बनाओ ग्राफ काट कुट के करो, मतलब समझना भी चाहिए ना, बना सकते हो लेकर के। ठीक, अब देखो आगे कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पता नहीं यार बगलिया वाले कोचिंग वाले से पढ़ाते होंगे ढंग से कि नहीं पढ़ाते होंगे, मैं समझा नहीं। इस पे क्वेश्चन भी बड़ा बढ़िया बढ़िया बनते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो फिर से वही बात, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन एफ R2R हो तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू R महत्तम पूर्णांक फलन को ऐसे लिखेंगे, द्वारा निरूपित करेंगे। महत्तम पूर्णांक फलन को देखो यक्स के अंतर्गत बड़ा वाला कोष्ठक के अंदर को निरूपित करेंगे तथा इस प्रकार परिभाषित करेंगे, इस प्रकार परिभाषित करेंगे। इस प्रकार fx बराबर यक्स, यदि यक्स कोई पूर्णांक हो। ठीक, ग्रेटेस्ट, इसको इंग्लिश में देखो GREATEST, ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक यक्स से छोटा, यक्स से छोटा अधिक सबसे बड़ा, से छोटा सबसे बड़ा पूर्णांक। ये बस ध्यान से समझो, इसकी परिभाषा ये किताब में कैसे लिखा उससे मतलब नहीं। ठीक, एफ देखो एफ इसको ऐसे लिख दो थोड़ा और अच्छा लिखो, यानी कि एफ बराबर ऐसे। ठीक, देखो एग्जाम्पल पहले समझो तब समझ में आता। कहने का मतलब -2 लिख दिए तो क्या है ये क्या देगा, ये पूर्णांक है जी। -2 क्या है, पूर्णांक है। तो हम क्या कहें, जब यक्स कोई पूर्णांक हो तो वही दे देगा, -2 देगा, बस बात खत्म। हम यही नहीं कह रहे हैं कि जब यक्स कोई पूर्णांक हो तो वही संख्या दे देगा। अगर 1 लिख दो तो क्या देगा ये, 1 क्या है, 1 लिख दो तो क्या देगा, अरे 1 पूर्णांक है तो पूर्णांक नहीं देगा जी, बात खत्म करो। -5 है तो क्या देगा, -5 ही देगा, ये जो है वही दे देगा। लेकिन 1.5 ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक है तो फिर क्या देगा, यक्स से छोटा, इससे छोटा सबसे बड़ा, इससे छोटा तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2, इससे छोटा तो बहुत सारे हो गए ना।
सब छोटों में सबसे बड़ा, तो कौन आएगा? एक आएगा, एक आएगा ना। 1.5 से तो छोटे बहुत सारे होंगे ना, 1.5 भी होगा, 1 भी होगा, है ना। चलो -0.5 क्या देगा? चलो बताओ जी, तुम लोग बताओ, -0.5 क्या हो देगा? इससे छोटा कौन सा पूर्णांक है? -0.5 से छोटा पूर्णांक कौन है? क्या है -0.5 से छोटा पूर्णांक? हाँ, 0 इससे बड़ा है कि छोटा है जी? दिमाग खराब है क्या? इससे बड़ा है। तो हम इससे छोटा, -0.5 से छोटा, 0 का रही, 0 तो इससे बड़ा है, तो -0.5 से छोटा पूर्णांक, अरे -1 इससे छोटा नहीं है जी, -1 से भी छोटा -2 है, ये दिमाग में समझो। लेकिन सब छोटों में सबसे बड़ा, इसको ध्यान से समझो। ऐसे तो गड़बड़ा दोगे मामला। -0.5 पर -1 होगा, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस, इससे छोटा पहले सोचो, पहले तो इससे छोटा सोचो। -0.5 से छोटा -1 होता है, छोटा सोचना है, लेकिन पूर्णांक सोचना है। चाहे जो भी ले रहे हो, यहाँ पे दशमलव में ले रहे हो या बिना दशमलव के ले रहे हो, यहाँ पे पूर्णांक ही मिल रहा है ना, पूर्णांक ही मिल रहा है ना। एक दो एग्जाम्पल और करें, क्योंकि ये नहीं समझ में आई तो भाई ग्राफ नहीं समझ में आ गया, बता दे। अब तुमको पूर्णांक नहीं आ रहा है तो हम क्या करें? छोटा बड़ा पूर्णांक नहीं आ रहा है। चलो फिर से -0.7 क्या है? हाँ, इससे छोटा -1 ही होगा। अब चलो -3.7, चलो बताओ जी, तुम बताओ ललित, -3.7 है। इससे छोटा -2 है, -3 इससे छोटा नहीं है, -3 ही इससे बड़ा है, -2 तो और बड़ा है। अरे इससे छोटा कौन सा पूर्णांक होगा? पहले तो ये सोचो, -3.7 से छोटा पूर्णांक कौन सा है? -3 तो इससे बड़ा हो जाएगा जी। तुमको बड़ा छोटा ना समझ में आए तो ऐसे नंबर बनाओ, 0 यहाँ लिखो, -1 -2 -3 -4, इधर की संख्या छोटी होती है, उधर की संख्या दाहिने साइड की बड़ी होती है। अब -3.7 से छोटा -4 होगा गधा। हाँ, -3.7 से छोटा -4 होगा, -4 ही नहीं होगा, -5 भी होगा, -6 भी होगा, बहुत सारे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे छोटा में सबसे बड़ा, खोपड़ी से एकदम घर पे जाके पैर से पढ़ना कि -4 कहाँ आ गया, और इसको ध्यान से पढ़ना। ये नहीं समझ में आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ गया? -3.7 से छोटा पूर्णांक की बात करोगे तो -3.7 से छोटा -4 होता है। समझ में आ गया? अगर ये, अब देखो एक चीज और देखो, यहाँ पर चाहे दशमलव में ले रहे हो चाहे दशमलव में नहीं ले रहे हो, लेकिन जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लग जा रहा है तो क्या दे रहा है? पूर्णांक ही दे रहा है। यानी अगर परिसर की बात करोगे, यानी वैल्यू जब लगने के बाद परिसर क्या मिल रहा है? पूर्णांक मिल रहा है। तो यहीं पे अब तक यानी कि अब यहीं पे डोमेन आप अगर R/R f(x) बराबर mod x, फंक्शन के डोमेन क्या है? डोमेन में क्या होता है? फॉर x बिलोंग, यहाँ लिख दो फॉर x बिलोंग, R के सभी वैल्यू के लिए यहाँ पे ये मिलेगा। तो पूरा R ही तो ले सकते थे, लेकिन रेंज में क्या मिल रहा था? रेंज में केवल इंटीजर मिल रहा था। रेंज अभी निकाले हो ना, केवल पूर्णांक मिल रहा था ना, पूर्णांक के अलावा भी दशमलव में कुछ मिल रहा था, √2 में कुछ मिल रहा था। √2 को भी दशमलव में निकालोगे तो फिर पूर्णांक में बदल देगा। √2 भी तो दशमलव में ही आता है। तो रेंज में क्या आएगा? इंटीजर्स आएगा। कई बार पूछता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज क्या होता है? पूर्णांक होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। समझ में आ गया? ये सब एकदम जब तक नहीं समझोगे डेफिनेशन तब तक वहां कंफ्यूजन हो जाएगा।
तो रेंज क्या होगा, पूरा इंटीजर होगा, डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा। समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ भी बना लेते हैं हम लोग, ठीक। इसको समझना बड़ा जरूरी है। देखो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, मॉड एक्स नहीं, अब ये बताओ, हाँ एक्स का मान, पहले यहां से स्टार्ट करो। एक्स का मान जीरो से बड़ा एक से छोटा करेंगे तो ये क्या देगा, अरे जीरो जीरो देगा, जीरो जीरो है तो जीरो देगा, और जीरो से बड़ा लोगे तो 0.1 0.2 एक से नीचे लोगे ना तो फिर से जीरो देगा ना, सबके लिए जीरो देगा। 0.5 ले लो, 0.6 ले लो, 0.7, एक से कम ले लो, सबके लिए जीरो देगा। गेटेड इंटीजर फंक्शन यही कहता है। समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां लिख दो एक्स, यहां क्या देगा, -1 देगा। एक्स बराबर -1 है तो ये -1 ही देगा, नक्कल मत मारो। इसको देखो, एक्स बराबर -1 है तो इंटीजर देगा, -1 से बड़ा, 0 से छोटा तो -1 ही देगा। अब देखो यहाँ पे -1, यहाँ -2 देगा, ठीक, -2, यहाँ पे -3 देगा। अब देखो यहाँ पे माछी तो हम मार देंगे। ध्यान से देखो, यही वैल्यू देंगे। समझ में आ गया, यही देगा ना, ये जानोगे तभी है। अब देखो 0 पे 0, ये 0 पे 0, इसको एकदम बोल्ड कर देना, 0 पे 0 देगा ना। हाँ, और 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा के लिए क्या देगा, 0 ही देगा। 0 से बड़ा 1 से छोटा, देखो ध्यान से, यहां हम कुछ कर नहीं रहे, ये एक तो नहीं जाएगा। अगर तुमको ये अगर ऐसे समझ में तो ऐसे कर देना, एक पे तो नहीं जाएगा, एक के लिए तो यहां मिलेगा ना। अब देखो, 1 से बड़ा 2 से छोटा, 1 पे तो 1 देगा। देखो x बराबर 1 पे 1 देगा, तो ये तो यही होगा, ये तो यही होगा ना, 1 पे 1। और क्या करें, 1 से बड़ा 2 से छोटा, सॉरी यहां नहीं रहेगी, ये गड़बड़ा गया। देखो x बराबर 1 है तो 1 देगा, x बराबर 1 है तो ये मान लो यहाँ, तो यही ये देगा, यही देगा ना। अब 1 से बड़ा 2 से छोटा, 1 से बड़ा 2 से छोटा जाओ, 2 नहीं तो इसको ऐसे कर देना, 2 नहीं है इसमें, ठीक, उस सबके लिए 1 ही देगा ना। देखो ये ऐसे बनेगा ना, समझ में आ गया। अब देखो x बराबर 2 पर 2, नहीं सॉरी, ये हो गया ना, ये हो गया। अब x बराबर 2 पर 2, देखो x बराबर 2 पे 2 देगा, तो यहां देगा ना, ऐसे देगा, यहीं नहीं देगा, देगा तो रख दोगे। अब 2 से बड़ा 3 से छोटा के लिए, सबके लिए 3 नहीं रहेगा, ध्यान देना, 3 नहीं रहेगा, मतलब ऐसे खाली। समझ में आ गया। फिर से देखो x बराबर 3 पर 3, x बराबर 3 पे 3, यहां ना, और 3 से बड़ा 4 से छोटा, लेकिन 4 नहीं,
ऐसे जाओगे। क्लियर है? ग्राफ में कोई सब दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है जी? अब देखो x बराबर -1 पर -1, x बराबर जब -1 है तो -1 यहाँ पूरा मजे में यहाँ होगा ना। और फिर -1 से बड़ा, 0 से -1 से बड़ा, 0 से छोटा इधर, ठीक। तो सबके लिए क्या देगा? -1 से बड़ा, 0 से छोटा का -1 ही देगा। ऐसे यहां तक जाओगे, -1 पे -1 देगा। यहाँ डब्बा बना देना ऐसे, खाली खाली है, समझना, घबरा मत देना। क्लियर है? अब देखो ये हो गया, -2 पे -2, -2 पे -2, यहाँ -2 से बड़ा, -1 से छोटा, सबके लिए -2 से बड़ा, -1 से, या खाली। क्लियर? फिर देखो हो गया, -3 पे -3, -3 पे यहाँ ना, अब तो समझ ही गए होगे जी अब क्या करना है, इतना बार बता लिए। इसी तरह और बना सकते हैं, समझ में आ गया? ये क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। क्लियर है? बना लोगे? क्लियर है ना? एक बार ट्राई करोगे तब जाके और ज्यादा क्लियर होगा, बड़ा मजा आता है। इसका डोमेन में पता चल गया, डोमेन पूरा आर होगा। रेंज क्या होगा? रेंज मतलब वैल्यू, देखो रेंज का मतलब यही ना, रेंज का मतलब वैल्यू, तो वैल्यू तो इंटीजर ही दे रहा है ना, फिर से लिख दो। रेंज क्या है? पूरा इंटीजर, डोमेन, डोमेन पूरा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। वास्तविक फलनों का बीजगणित समझ, हम लिखने देंगे। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन। सब एकदम पकवा दिए हैं। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, फलन का बीजगणित, फलन का बीजगणित। देखो यदि वास्तविक, रियल वैल्यूड फंक्शन लिख दे रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, वास्तविक मान फलन x2r g x2r, जहां x इज सबसेट ऑफ r हो तो फलन का योग तथा घटाव, फलन का योग या घटाव दोनों लिख दो, f प्लस जी या माइनस जी भी x2r होगा। यदि रियल कोई वास्तविक मान फलन f x2r g x2r हो, जहां x r का सबसेट हो, तो फलन का योग तथा घटाव f प्लस और माइनस जी x2r होगा, तथा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r f प्लस माइनस जी x, देखो हम दोनों के एक ही बार लिख रहे हैं, तुम अलग अलग लिख सकते हो, ठीक। ये हो जाएगा fx प्लस gx, प्लस के लिए ये प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, समझ में आ गया? ये हो गया फलन का योग तथा घटाव। अब दूसरा समझ में आ गया? रियल वैल्यूड फंक्शन बता दिए, बहुत ज्यादा समझाना नहीं है। अब
यदि अल्फा बिलोंगिंग टू आर, यानी कि अल्फा कोई वास्तविक संख्या हो, अर्थात अल्फा कोई वास्तविक संख्या हो तो दो फलनों, ऊपर जो परिभाषित करते हैं एफ तथा जी का गुणनफल एफ जी भी एक्स टू आर होगा तथा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर एफ जी एक्स बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक, दो फलन का गुणनफल हो गया। ये हो गया दो फलनों का गुणनफल। अब भागफल देखो, दो फलनों एफ तथा जी का भागफल एफ बटे के जी एक्स टू आर होगा तथा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर एफ बटे के जी एक्स बराबर एफ एक्स बटे के जी एक्स, प्रोवाइडेड बशर्ते जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाएगा तो फिर फलन ही डिफाइन नहीं होगा। तो ये है अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन। कहने का मतलब कि दो फंक्शन का योग निकालना हो तो दोनों का अलग अलग स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अब अगले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे और प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे, फिर विविध प्रश्नावली करेंगे, फिर इस चैप्टर को खत्म करने के बाद 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।